स्वागत है आपका स्पॉट स्टडी में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रमेय क्या है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होगा। अब इसमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या सबसे फर्स्ट, परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि 0 मान लीजिए 5/0 कुछ हो जाएगा तो ये इसका मतलब होता है ये इन्फिनाइट नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब ये नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि 0 के बाद कितना बार में 5 आएगा? नहीं आएगा कभी भी। तो ये हो गया नॉट डिफाइन। तो इसीलिए q क्या है कि कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, एक शर्त और है कि जहाँ p और q का सह अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी कि p HCF p और q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये दोनों का HCF क्या होना चाहिए? p और q का 1 होना चाहिए, तब जाकर कोई भी संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 20/40। अभी भी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 20 का क्या होगा फैक्टर? 2 × 2 × 5। क्लियर है? और 40 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 5। तो इसमें HCF क्या होगा? इसका HCF क्या हो जाएगा? ये कॉमन मिल रहा है, फिर ये कॉमन मिल रहा है, फिर ये कॉमन मिल रहा है, यानी 2 × 2 × 5, यानी 2 दूना 4 25 20। HCF क्या हो जाएगा? 20। लेकिन क्या बोलता है, ये दोनों का HCF क्या होना चाहिए? p और q का 1 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, ये जो 20/40 है वो 20/40 नहीं, एक्चुअली में ये 1/2 है, 1/2। अब देखिए, ये हो गया p, ये हो गया q। अब यहाँ p और q का HCF क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या होगा 1/2। जैसे में 3/5, ये हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 1, और 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 × 1। तो यहाँ 1 कॉमन हो रहा है, यानी HCF 1 आ रहा है, यानी कि क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं सकते। क्लियर है? तो वो अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? जैसे में मान के चलिए कि हमने लिख दिया √3, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 - √3, ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 2√3, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अच्छा, 1.682965, जिसका कोई अंत ना हो और वो संख्या बार बार दोहरा भी नहीं रहा हो, तो क्या हो जाएगा कि वो भी क्या एक तरह से क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, 9th क्लास में एक चीज़ आपने जाना था, पॉइंट वाली संख्या। पॉइंट वाली संख्या 3 तरह की होती है। पहला कि 1.28, क्या है कि ये खत्म हो गया, 28 तक ही खत्म हो गया, ये हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या इस तरह का होता था कि 1.282828, इस तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन क्या होता? 2828 ऐसा दोहराते जाता था। अच्छा, तीसरी प्रकार की संख्या क्या देखा होगा आपने कि 1.356897 ये खत्म नहीं हो रहा है और दोहरा भी नहीं रहा। तो इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आपने इसको 1.28 के बार के रूप में पढ़ा था, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते थे। ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये 128/100 हो जाएगा ना। अभी काट के जो कुछ भी कॉमन फैक्टर आएगा उसको काट के फिर आप पता आसानी से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको p/q के रूप में लिखना संभव नहीं है, ये दोहरा भी नहीं रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, तो इसको p/q के रूप में लिखना संभव नहीं है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो इस तरह की संख्या भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, ले लेते हैं पाई। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होता है, इसके आगे और कुछ होता है, इसलिए पाई भी क्या है? एक तरह के अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा, अब चलिए आते हैं पॉइंट पे कि हमको सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इस परिमेय से सिद्ध करना है हमको, परिमेय से। क्लियर है? अब देखते हैं। अब इसके विपरीत हम मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेना है, लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, चलिए हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं क्या। लेकिन परिमेय संख्या भी अभी पता चला आपको कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि √2 किसके बराबर है? p/q के बराबर है, जहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के, होना ही नहीं चाहिए कभी भी। क्लियर है? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा कि √2q = p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे तो 2q² = p² हो जाएगा, क्योंकि √2 जो है वो स्क्वायर होगा तो वो 2 में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये p² हो गया। अच्छा, अब q² = p² बटे 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि p2 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है।
ना, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय से कहता है क्या है कि पी अगर ये स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी जो है ए को भी विभाजित करेगी ना। इसलिए अब जब 2 यहाँ पी को विभाजित कर रहा है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। हम लिखेंगे प्रमेय से कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? किससे? तो हम लिख दें भाई प्रमेय से। ये चीज़ हमको पता चला है कि ए और पी अगर ये स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी जो है ए को भी विभाजित करेगी। ये चीज़ हमको पता चला था कहाँ से? तो प्रमेय से। तो हमने साइड में लिख दिया प्रमेय से। अच्छा, अब 2p को विभाजित करेगा तो कुछ तो आंसर आएगा। लेट्स सी, मान के चलिए सी आंसर आया ना। 2 विभाजित किया p को तो सी आंसर आया। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 1। इसको हमने अच्छा आगे देखते हैं। तो p इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू सी, और इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 2। अच्छा, अब क्या हो गया? p इक्वल टू 2 इंटू सी। अच्छा, अभी 2 इंटू सी का वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, p की जगह पे। तो क्या होगा? पुट करने में 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह, पी स्क्वायर की जगह क्या होगा? 2c। तो 2c का स्क्वायर। अच्छा, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से 2 हो गया कैंसिल, और 2 से 4 हो गया कैंसिल, और 2 टाइम में। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2c स्क्वायर। अच्छा अच्छा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल था 2c स्क्वायर का। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे भी 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए क्योंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? कहाँ से भाई हमको पता चला? तो प्रमेय से। ये चीज़ प्रमेय से। क्लियर है? अच्छा, मान के चलिए कि 2 जो है क्यू को विभाजित किया तो कोई आंसर आया तो हमने उसको मान के लिए डी आंसर आया। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और 2d, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। क्लियर है? अच्छा, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। अब जो है इक्वेशन समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से 2 क्या था यहाँ पे? 2 था कि p इज इक्वल टू 2 इंटू सी, और 3 क्या है? q इज इक्वल टू 2 इंटू डी। तो p इक्वल टू 2 इंटू सी और q इक्वल टू 2 इंटू डी। अच्छा, p का फैक्टर है 2 इंटू सी और q का फैक्टर है 2 इंटू डी। अब यहाँ पे कॉमन 2 हो रहा है, ध्यान से देखिए। कॉमन क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, यानी कि इसका p और q का HCF जो है, HCF क्या हो जा रहा है यहाँ पे? 2 हो जा रहा है। लेकिन हमने कहा है कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या है कि p और q का जो HCF है हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हो रहा है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है। क्लियर है? तो हमारा ये मानना गलत था कि √2 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो हमने साबित कर दिया इस बात को कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय नहीं है तो ऑब्वियसली वो अपरिमेय होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए उत्पत्ति से हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हमने कि ये प्रमेय है, ये हमने बता दिया। अभी हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब आगे क्या है कि √3 को देखना है। उदाहरण 9 में √3 को, तो जैसा √2 को किया वैसे √3, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगला है प्रूव करना है हमें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। ये एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 की अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका उल्टा ही मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। काफ़ी जी है। अब जब 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है तो एब्सोल्युटली वो p/q के रूप का होगा, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के ना। q बराबर नहीं होगा 0 का, और p और q एक पूर्णांक भी है।
पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, रूट में नहीं होंगे, कभी पॉइंट में भी नहीं होंगे, क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। अच्छा, तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ कि 5 माइनस ये, इसको इक्वल की साइड से लाना, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। अब यहाँ देखिए कि पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है, एक तरह का परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से कुछ भी परिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन बोल रहा है कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय क्या है कि हमने पिछले प्रूव कर चुका है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय ही होता है, लेकिन परिमेय इक्वल टू अपरिमेय कभी नहीं हो सकता है। तो इससे हमको विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है कि हाँ √3 क्या है और अपरिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इससे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा 5 और p बटे q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। तो ये टोटल निष्कर्ष से हम ये कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपने याद है कि ये क्या है, परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय के साथ अगर जोड़ हो तो उत्तर अपरिमेय आएगा, अगर घटाव हो तो भी आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या देखना, हम देखते हैं कि उदाहरण 11 दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी इसी तरह से काफ़ी इजी है, तो उसको भी देखते हैं। ये एक्सरसाइज 11 है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसको भी हम विपरीत मान लेते हैं कि 3√2 परिमेय संख्या, माना कि 3√2 परिमेय संख्या है। अच्छा, तो 3√2 परिमेय संख्या तो p बटे क्यू के बराबर होगा, 3/2 इज इक्वल टू p बटे क्यू इक्वल हो, क्योंकि p बटे क्यू भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 इधर गुना करे तो इधर डिवाइड करेगा ना, तो क्या हो जाएगा कि √2 इज इक्वल टू p3q। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक है, तो ये टोटल परिमेय संख्या होगा और ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि √2 क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे भी क्या, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखना है और लास्ट में लिख देना है कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि p भी पूर्ण संख्या, सॉरी p भी क्या है, पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ये टोटल परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये परिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय इक्वल टू कभी भी परिमेय नहीं हो सकता ना, कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। चलिए अब देख रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी क्या हो रहा है कि अपरिमेय संख्या ही हो रहा है, तो इस बात को भी ध्यान देना। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ना, लिख देते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग
तथा अंतर हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन परिमेय तथा परिमेय दोनों परिमेय होना चाहिए। परिमेय अपरिमेय में चाहे उसके साथ गुना करो या फिर डिवाइड करो, अपरिमेय हमेशा अपरिमेय, चाहे उसके साथ गुना करो या फिर डिवाइड करो, अपरिमेय और दोनों अपरिमेय रहेगा तो वो अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। क्लियर है? अब किस तरह से होगा हम दिखाते हैं अभी। मान के चलिए कि अपरिमेय √2 है इंटू √2 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन दोनों गुना करो पर 2 आएगा। लेकिन ये तो परिमेय संख्या है ना, तो हो गया ना क्लियर ना। अब 2 रहेगा, ये क्या है परिमेय है, और ये क्या है √2 अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय से 2 √2 तो हमेशा अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, जो कि स्टेटमेंट 2 है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होगा गुणनफल तथा भागफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा।